Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please subscribe. तो आज हम करेंगे BECC 103 प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। इसका एग्ज़ाम 27 को है जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। चैप्टर 9 से हम ले रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से है पारंपरिक दृष्टिकोण। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण को विस्तृत रूप से समझाइए, या फिर पारंपरिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। तो इसका आंसर ऐसे आपको लिखना है पॉइंट्स में करके कि अगर पारंपरिक सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को लिखने का अगर ऐसे आ गया तो इसको हम समझेंगे कि आखिर पारंपरिक दृष्टिकोण है क्या। तो केन्स ने अपने से पहले के सभी अर्थशास्त्रियों को पारंपरिक नकार दिया। पारंपरिक काल आमतौर पर 1930 से पहले की अवधि पर एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल के नाम का प्रभुत्व था। ये बोल रहा है कि केन्स ने अपने से पहले केन्स से पहले जो भी अर्थशास्त्री थे उनको पारंपरिक नकार दिया। मतलब नकारना मतलब मना कर दिया कि वो पारंपरिक नहीं, उसको उन्होंने जो पारंपरिक दृष्टिकोण दिया उसको उन्होंने नहीं माना केन्स ने। उसके बाद इसमें 3 अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल के नेतृत्व में, मतलब के प्रभुत्व में फिर उन्होंने पारंपरिक दृष्टिकोण को एक नए तौर से समझाया और अपना एक नया अर्थशास्त्र में इसको पारंपरिक दृष्टिकोण को समझाया है। तो इसमें है अल्फ्रेड मार्शल और AC पीगो जैसे नव पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने पारंपरिक विचारों को आगे बढ़ाया। पारंपरिक विचारों की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें कुछ इसकी विशेषताएं हैं कि पारंपरिक दृष्टिकोण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें से पहला है समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से मुद्दे थे उसको आपको इसमें लिखना है। तो पारंपरिक अर्थशास्त्र ज़्यादातर आर्थिक कारक जैसे फर्मों और घरों के व्यवहार से संबंधित सूक्ष्म आर्थिक मुद्दों से निपटते हैं। मतलब इसके जो मुद्दे थे वो यही थे कि फर्म और घरों के व्यवहार में जो सूक्ष्म आर्थिक मुद्दे होते हैं वो थे। फिर है पारंपरिक दृष्टिकोण में एक फर्म एक संसाधन संरोध के अधीन अपने लाभ को अधिकतम करती है। इसी तरह परिवार अपनी बजट बाधाओं को देखते हुए अपनी उपयोगिताओं या आर्थिक लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें ये बता रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र तो बेसिकली हम उसे ही बोलते हैं जो जिसमें मतलब जो एक बड़ा अर्थशास्त्र होता है, जैसे कि हो गया आपका राष्ट्रीय आय, सब मतलब ये पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे कौन से होंगे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में माना जाता है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र उसी को बोलते हैं ना, जैसे फर्म है या फिर छोटे मुद्दे को। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में को मानते हैं उसको हम इसका मुद्दा बना सकते हैं, मुद्दा मानते हैं। जैसे कि फर्म हो गया, घरों के व्यवहार से सूक्ष्म आर्थिक मुद्दे हो गए, जैसे कृषि हो गया, बेरोजगारी हो गया, ये सब हम मजदूरी, कीमत स्तर, उत्पादन, ये सब हमारा हो गया समष्टि अर्थशास्त्र के मुद्दे में। तो आपको इसमें लिख देना है अच्छे से। उसके बाद दूसरा है हमारा हस्तक्षेप ना करना। तो पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने लेसेज फेयर के दर्शन में विश्वास किया, जो कि एक लेसेज फेयर जो है वो फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अकेला छोड़ दो या जो करना है करने दो। मतलब आप इसमें रोक टोक ना करो, जो मन है वो कर सकते हैं। इसका लेसेज फेयर यही होता है। इसका ये एक फ्रांसीसी शब्द है। इस दृष्टिकोण के अनुसार व्यावसायिक मामलों में सरकार की ओर से न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे कि आज़ादी के बाद 1991 तक सरकार का हस्तक्षेप रहा कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते, व्यवसाय नहीं कर सकते। मतलब सभी चीज़ों पे जितने भी औद्योगिक या कारखाने थे उस सब पे सरकार का हक होता था।
कि ऐसे कोई बिज़नेस नहीं कर सकता था। बिज़नेस करने के लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और वो भी एक निर्धारित था कि आपको इतना पैसे में या फिर इतने सामानों में ही करना है, इससे ज़्यादा में नहीं करना है। तो वो था। तो इस मतलब तो यही हस्तक्षेप ना करना, मतलब आप यही बोल रहे हैं कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, जो कि 1991 में फिर उदारीकरण के कारण फिर वो ठीक हुआ। उसके बाद सरकार ने रोक टोक करना बंद कर दिया। तो यही इसमें बता रहा है। उसके बाद एडम स्मिथ ने सुझाव दिया सरकार की 3 मुख्य कर्तव्य। सरकार के 3 मुख्य कर्तव्यों के बारे में बताया: राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय और प्रशासन, और कुछ सार्वजनिक कार्यों पर स्थापना और रखरखाव। सार्वजनिक कार्य जैसे शिक्षा हो गया, या फिर रोजगार से संबंधित कुछ ऐसे कार्य हो गए, तो जैसे या फिर रेल और ऐसे सड़क से रिलेटेड कुछ हो गया, तो वो सब हमारा हो गया सामाजिक कार्यक्रम में। फिर नेक्स्ट है हमारा अदृश्य हाथ। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ की अवधारणा पेश की। इसके अनुसार अगर कोई अपना हित साधता है तो अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से काम करेगी। इसमें यही बताया अदृश्य हाथ, जैसे कि अगर मान लो कोई कृषि करता है, तो उसका तो कृषि वो अपने लिए भी करता है कि मुझे वो जो मज़दूरी करता है, तो जिससे उसे उसके बदले मज़दूरी मिले, जिससे उसका भी परिवार चले। लेकिन वो हमारे लिए भी कितना महत्वपूर्ण है कि हमें उससे भोजन प्राप्त होता है। तो अदृश्य हाथ से मतलब यहाँ पे कृषि के हाथ से है। जैसे कृषि कृषि हमारे लिए भी करता है और खुद के लिए भी करता है। उसे खुद को भी मतलब जीवन के लिए करना पड़ता है, जिससे उसका रोजगार चले और वो अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सके। अदृश्य हाथ का दर्शन पारंपरिक अर्थशास्त्रियों को आर्थिक कारकों के व्यवहार का विश्लेषण करने तक सीमित करता है। वे आर्थिक कारकों और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के हित के बीच किसी भी संघर्ष को देखने में विफल रहे। इसमें यही बता रहा है कि कैसे कोई कुछ भी, अगर मान लो कोई दुकान अगर कोई सामान बेचता है, तो उसको भी लाभ होता है जो सामान बेचता है, कि उससे पैसे प्राप्त हो रहा है। और जो खरीदता है, जैसे अगर हम लोग खरीदते हैं सामान, तो हम लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। मतलब यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जो वो अदृश्य हाथ होता है, वो वही होता है कि जो दुकानदार या फिर जो मज़दूरी करता है, तो वो हमारे लिए ही करता है, और उससे उसका भी घर चलता है। यही बता रहा है इसमें। फिर है सतत बाजार संशोधन। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों ने माना कि कीमतें और मजदूरी दरें लचीली हैं। जैसा कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र में जानते हैं, संतुलन की कीमत उस स्तर पर निर्धारित की जाती है जहां आपूर्ति की मांग समान होती है। मतलब आपूर्ति और मांग दोनों समान हो। जितना आप मांग करें उतनी ही आपको आपूर्ति भी हो। मतलब जितना आप उत्पादन कर रहे हो उतना ही मांग भी हो। ऐसा ना हो कि उत्पादन बहुत ज़्यादा कर लिया और मांग बहुत कम हो। तो सतत बाजार समाशोधन में यही है कि मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, जितना मांग उतना ही उत्पादन। यदि श्रम की आपूर्ति उसकी मांग से अधिक है तो मजदूरी की दर में गिरावट हो जाती है। और ये यहाँ पे ये वस्तु से तो है ही कि वस्तु का दाम अगर ज़्यादा सस्ता रहेगा तो फिर हमारी वस्तु ज़्यादा बिकेगी, और वस्तु का दाम जितना महंगा रहेगा तो उतनी कम बिकेगी। और यहाँ पे मज़दूरी में भी है कि अगर ज़्यादा मज़दूर रहेंगे तो हमारा मतलब काम भी जल्दी हो जाएगा, और उतने पैसे में ही सारे मज़दूरों को पैसे मिलेंगे। और अगर कम मज़दूर रहेगा तो मज़दूर कम रहने पर मतलब मज़दूर अगर कम रहेगा तो उसको काम करने में भी लेट लगेगा, उसको मतलब विलंबता से काम होगा, और और उसके पैसे तो उतने ही खर्च होंगे। तो यहाँ पे मज़दूर और किसी वस्तु का उत्पादन, उसकी मांग दोनों को समान रूप से देखा गया है। तो सतत बाजार समाशोधन यही है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा मतलब पूरी तरह से एक तरीके से बोल सकते हो कंपटीशन। जैसे अगर 2 दुकान है तो उन दोनों में आपस में प्रतिस्पर्धा की मेरा सामान इतना कुछ अपना किसी का दूसरे दुकान से प्रतिस्पर्धा होना कि वो भी अपने दुकान में ज़्यादा सामान ला दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो
मतलब जैसे अगर उसकी दुकान में अच्छे अच्छे सामान बिक रहे हैं तो वो अपने दुकान में भी अच्छे अच्छे सामान बेचेगा। तो ये हो गया पूर्ण प्रतिस्पर्धा। फिर है से का बाजार नियम। पारंपरिक अर्थशास्त्रियों का मानना था कि उत्पादन या आपूर्ति आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। मतलब जो से का बाजार नियम है उसमें उसका मानना है कि आपूर्ति और उत्पादन दोनों आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। इस प्रकार उन्होंने अर्थव्यवस्था की आपूर्ति पक्ष पर अधिक जोर दिया। इस दृष्टिकोण को से के नियम से बहुत अच्छी तरह से संशोधित किया जाता है। से का नियम यही बताता है कि उत्पादन और आपूर्ति आर्थिक समृद्धि की कुंजी है। और इसे जो से है उसका नाम है जेबी से, उसका पूरा नाम जेबी से है। जेबी से के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। मतलब जितनी आपूर्ति होती है उतनी ही मांग होती है। तो आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है। जब भी कुछ उत्पादन होता है तो लोगों के हाथों में आय की एक धारा प्रवाहित होती है जो मांग पैदा करती है। मतलब अगर किसी चीज़ का उत्पादन आप कर रहे हो तो उसकी आय का निर्धारण आप खुद ही करोगे जो मांग पैदा करती है। जिससे कि अगर आप आय कम रखोगे तो आपका मांग उस वस्तु का मांग ज़्यादा होगा, और अगर आय ज़्यादा कर दे रहे हो तो मांग कम होगा। मांग स्वयं बनाते हैं। जब भी कुछ उत्पादन होता है लोगों के हाथों में आय की एक धारा प्रवाहित होती है जो मांग पैदा करती है। एक व्यक्ति को बेचने के लिए कुछ उत्पादन करना चाहिए और जिसमें कुछ आय अर्जित हुई है। तो ये जो है ये हमारा से का बाजार नियम है। इसमें यही बता रहा है कि आप किस तरीके से बाजार की मतलब वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करें, क्योंकि मूल्य ही आपकी आपके मूल्य मांग पर भी निर्भर करता है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज। ये एग्ज़ाम में मतलब 100% आने की चांस है। देखो आ सकता है, मतलब पूरी उम्मीद है आने की। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेना। और भी मैं अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी एग्ज़ाम से पहले तक। तो ऐसे आप लोग हमारे साथ बने रहिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ओके गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।